करना है 4 सेक्शन में, और उस 4 सेक्शन क्या क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इंक्लूड्स डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन गाइड फॉर अकाउंटिंग फर्म्स विद प्रैक्टिस टिप्स ऑन मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजिटल कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली ये डीसीएमए मॉडल में 4 सेक्शन सब लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, उससे कैसे हमारे फर्म्स की अपने रैंकिंग बढ़ सकती है, अपने कॉम्पिटेंसी बढ़ सकती है और इफिशिएंसी बढ़ सकती है अपने वर्क एग्जीक्यूशन और अपने टोटल प्रोफेशनल फील्ड में। इवन दूसरे कोई भी जान सकता है, आपके क्लाइंट भी जान सकते हैं कि ये फर्म कैसे रैंकिंग बढ़ रही है डिजिटल एरा में। तो इसको नेक्स्ट सेक्शन एक बार थोड़ा देखते हैं 4 सेक्शंस क्या क्या है। फर्स्ट ये ABCD 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है इंस्टीट्यूट ने। इसमें ये डाक इंस्टीट्यूट की जो एक कमिटी है, हाँ, उन्होंने ये प्रेजेंट किया है 2020 में। तो फर्स्ट सेक्शन इज लेवल ऑफ ऑटोमेशन ऑफ फर्म्स इंटरनल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेसेस को अपने बात हो रही है कि उसको कैसे हम लोग मॉडर्न किया जाए, मतलब उसको कैसे डिजिटलाइज किया जाए। इंटरनल प्रोसेस में क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनल प्रोसेस में अपने आपस में इंटरेक्शन कर डिजिटल इंटरनल प्रोसेस में आपके फर्म्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। पहला मेरा एक एसओपी होना चाहिए कि कैसे वर्क फ्लो मैनेजमेंट उसको अपन, हाँ, वर्क फ्लो मैनेजमेंट होनी चाहिए। स्टार्टिंग में जैसे आपके पास वर्क आया तो उसका क्या प्लानिंग करेंगे, वो ऑडिट एंगल से नहीं, ऑफिस में नॉर्मल आएगा तो रिपोर्ट करेगा, कौन सा मेल आईडी यूज करेगा, कौन सा एसेट यूज करेगा, कौन सा डेटा अवेलेबल है, 5 साल पुराना है कि बस क्लाइंट का यूजर आईडी पासवर्ड मिलना चाहिए, सारे चीज इसमें सिक्योरिटी जैसे आप। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग ऐसा होना चाहिए कि जब कोई स्टाफ या आर्टिकल आता है तो डे 1 से स्टार्टिंग होती है। जब आप इंटरव्यू कॉल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग वहीं से हो रहा है। उसकी पूरे केवाईसी अपडेट होनी चाहिए, उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में ले लीजिए, या उसकी केवाईसी लेने के साथ साथ में जब उसने काम एलोकेट किया है, किस तरह से आपका ऑफिस का सिस्टम है। हर एक ऑफिस का काम करने का अलग अलग सिस्टम होता है, तो आपके ऑफिस का क्या सिस्टम है, किस तरह से आप अपना डाटा का मेंटेन करते हो, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसको 1 दिन या 2 दिन रख के उसको ट्रेनिंग दीजिए ताकि एटलीस्ट आपके ऑफिस का सिस्टम को इक्विप हो सके। हम लोग क्या करते हैं जनरली, क्या होता है, बंदा ज्वाइन किया, इमीडिएटली किसी ने किसी असाइनमेंट पर उसको डिप्लॉय कर दिया। हाँ नहीं, 1 दिन 2 दिन लगने चाहिए कम से कम। एटलीस्ट आपके ऑफिस का क्या वर्क कल्चर है, कैसे आप लोग काम करते हो, आपका डाटा मैनेजमेंट कैसा है, आप किस तरह से वर्किंग कर रहे हो, वो एटलीस्ट होना चाहिए इसके लिए। राइट, ये जो अपने बात हो रही मैन फोर्स से रिलेटेड, मैन पावर से रिलेटेड, ये कवर हो रहा है सेक्शन बी में। सेक्शन बी इज एक्चुअली अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड रिसोर्स पूल एंड टैलेंट डेवलपमेंट। ये अपने सेक्शन बी में वो कवर कर रहे हैं कि अपने कैसे वो डिजिटलाइजेशन करे अपने रिसोर्स को, मैनेजमेंट मैन पावर को। सेक्शन ए जो है फर्स्ट सेक्शन, वो कवर कर रहा है इंटरनल प्रोसेस आपका, लाइक बिलिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, स्टाफ अटेंडेंस, वर्क ट्रैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंसेस। ये सब क्या है इंटरनल, जो आप बिलिंग कैसे करते हो, आप डॉक्यूमेंट को कैसे मैनेज कर रहे हो अपने फर्म्स लेवल में, वो सब प्रोसेसेस को ये डिटेल बताया गया है डीसीएमएम में कि आप कैसे कर सकते हो ऑटोमेशन उसका। तो अपने कुछ हमने कुछ सेशंस भी रखे हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के ऊपर, जो संजय जी लेंगे कि अपने फर्म एक सॉफ्टवेयर, हाँ, लाइव सॉफ्टवेयर बताएंगे डॉक्यूमेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने। क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट बहुत सारे नंबरिंग अभी अपने फाइल में रखते थे, उसको डॉक्यूमेंट डिजिटली कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो उसमें काफी कुछ है। बिलिंग में भी हम लोग एक सॉफ्टवेयर में वो भी एक फीचर्स है, वो भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि बिलिंग कैसे फास्ट क्लाइंट को करे, और ऑटोमेशन, उसमें भी ऑटोमेशन कैसे उनके पास मैसेज जाए टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक, हमें फॉलोअप नहीं करना पड़े, तो हमारा कंप्लीट हो, बिल चल जाए और ऑटोमेशन बिलिंग भी, मतलब मैसेज भी, रिमाइंडर्स भी चल जाए उनके पास। तो ये सब भी ऑटोमेशन हो सकता है। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, स्टाफ अटेंडेंस, सब भी, स्टाफ अटेंडेंस भी ऑनलाइन ट्रैकिंग के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर में आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड है C1 2 3 4 इज रिलेटेड टू अपने किस एरिया में काम कर रहे हैं, लाइक ऑडिट के लिए C1 है, टैक्स एंड कंप्लायंसेस के लिए C2 है, अकाउंट्स के लिए, अकाउंटिंग के लिए C3 है, और मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए C4 है। ये एरिया वाइज आप किस एरिया में काम करते हैं उस हिसाब से आप इसको चूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मॉडल्स। और D इज रिलेटेड टू एडॉप्शन ऑफ एडवांस्ड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी।
जो नए टेक्नोलॉजी है लाइक एक्सेल, एडवांस्ड एक्सेल, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, ये AI, ये सब को भी कैसे अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ है DCMM में अपने इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उसको यदि आप थोड़ा सा गाइड के थ्रू उसको पढ़ेंगे, उसका एक अलग सेशन रख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन एज ए नॉर्मल जस्ट अपने डिस्कस करें तो कितने लोग ने अपना डोमेन नेम लिया है? मोटा मोटी 20-30% अभी लिए हैं, बट और कितने लोग वेबसाइट अपना बनाए हैं फर्म की? तो जो डोमेन लिए हैं मोस्टली वो वेबसाइट बनाए हैं, और कितनी की ईमेल आईडी उस डोमेन से लिंक है? मोस्ट ऑफ वही 3-4। तो अपने अवेयरनेस की इसमें जरूरी है, क्यों कि फर्म और सोशल प्रेजेंस किनकी है। जब तक क्या है कि क्लाइंट एक्विजिशन कैसे होंगे, नए क्लाइंट अपने सोचते हैं कैसे आएंगे, और इवन क्या आर्टिकल भी आपके पास कैसे आएंगे जब तक आपका सोशल प्रेजेंस नहीं। आर्टिकल भी आज के दिन में इंस्टीट्यूट नहीं जाते, वो आपका सीधे वेबसाइट में डालते हैं, आपका फर्म का नाम देखते हैं, क्या उनकी रैंकिंग आ रही नहीं, उनके बारे में डिटेल पूछते हैं। हाँ आपको फॉर्म का रिव्यू अच्छा है, हाँ हाँ, आपके गूगल रेटिंग में देखा 37 रिव्यू बहुत अपने को पता नहीं चलता है। अब हमारे फॉर्म में भी आर्टिकल आते हैं तो मैं पहले ही पूछता हूँ हाउ यू गॉट टू नो अबाउट आवर फॉर्म, कहाँ से मिला आपको, इन्फॉर्मेशन कैसे मिला। अदरवाइज तो रेफरेंस से ही ज्यादातर रेफरेंस से आता है, रेफरेंस मिल जाता है, उसके बाद सर्च करते हैं। हाँ एकदम फ्री लिस्टिंग है। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस, हमारा कंटेंट फर्म में कुछ ना कुछ डालना, कैसे उसको लाइव रखा जाए। तो आज के दिन में हम लोग को यदि सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो वो ये 4 इंपॉर्टेंट है, डोमेन नेम, वेबसाइट, अपना कस्टमाइज ईमेल आईडी और सोशल प्रेजेंस। ये 4 बहुत पिलर है जो फर्स्ट पॉइंट है। हाँ अच्छा कर चुके क्या? डोमेन आप खरीदते हो, आपके नाम तो रखे नहीं, तो वेंडर बहुत आप देना नहीं चाहते, क्योंकि आपने किसी थर्ड पार्टी से खरीदा ना, तो वो उसको आपको फंसाने के लिए मेरे से रिव्यू कराएगी, मेरे पास उसका ऑथराइजेशन है। बेसिकली कंट्रोल पैनल की बात है, कंट्रोल पैनल यूजर आईडी पासवर्ड, कंट्रोल पैनल यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। DCMM में अभी ऑलरेडी सेशंस काफी हो चुके हैं इससे रिलेटेड, तो उसमें और आगे अपने फिर अपने इसको रखेंगे। DCMM तो कवर हो गया, मोटा मोटी एक ब्रीफ दिया मैंने कि इंस्टीट्यूट के पास भी एक गाइडलाइंस है, इसको भी गो थ्रू करके अपने फॉर्म में टोटल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब DCMM से मॉड्यूल से रिलेटेड ही कुछ जैसे एक्सेल टू टैली अपने 3 डिस्कस करेंगे। एक्सेल टू टैली, T-Hawk ऑफिस, टोटल ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक है T-Hawk जो हम लोग दोनों यूज करते हैं, तो उसको एक बार डिस्कस करेंगे। और KDoc प्लस है जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है, जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। हम कोई सॉफ्टवेयर का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट क्या नहीं, जो यूज कर रहे हैं वो मालूम है। और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं मार्केट में, बट वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा हम लोग उसके बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे ये यूज करें, इससे सेटिस्फाइड है, ट्रायल टेस्टेड है फिलहाल हमारे लिए। तो कई एक जगह एक्सपेरिमेंट कर करके इसमें आके स्टैंड स्टिल इससे बेटर मिलेगा, डेफिनेटली स्विच ऑन करेंगे। लेकिन अभी आज की डेट पे दिस इज वर्केबल कंडीशन में काम हो रहा है। मेरे को मालूम है आप 2-3 ऑलरेडी वर्क मैनेजमेंट कर चुके हैं। आईफोन में आई थिंक पहले दिन आईफोन थे, सीए डैशबोर्ड पहले यूज किया, तो आईफोन देन सीए डैशबोर्ड, अभी T-Hawk यूज कर रहे हैं। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्सेल टू टैली, प्राय हम लोग सभी फर्म्स के पास में टैली यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्लाइंट की अकाउंटिंग वगैरह मेंटेन करते हैं, वेदर बेसिक अकाउंटिंग हो या किसी क्लाइंट का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना हो, इंडिविजुअल अकाउंटिंग हो। उसके लिए क्या बेसिकली क्लाइंट अपने को बैंक स्टेटमेंट, इंडिविजुअल अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर GST रिटर्न वगैरह की फिलहाल इसमें फोकस नहीं कर रहा। मेरा फोकस अभी राइट नाउ जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ इंडिविजुअल अकाउंटिंग के लिए है। अब इंडिविजुअल अकाउंटिंग में अपने पास बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह आते हैं, उसको अपने किसी स्टाफ को देके बोलते हैं एंट्री करो, देन उसको फिर जो भी सस्पेंस अकाउंट उसको बैठ के हम लोग क्लियर करते हैं, या उसकी जो भी एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह है पास करते हैं। तो अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, टाइम लगता है कि भी डाटा एंट्री करने में बहुत टाइम लग जाता है आपका स्टाफ। और हमारे क्लाइंट की बेसिक हैबिट्स होती है कि जो भी डाटा देने हैं लास्ट मोमेंट में ही मिलेंगे अपने को, 5 दिन 7 दिन 10 दिन पहले। और जिस समय अपने डेडलाइन भी है, पेनल्टी क्लॉज भी है, सभी कुछ है, तो अपने को लगता है यार ओवर टाइम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, मैन पावर शॉर्टेज हो जाते हैं।
इस केस में टैली के अंदर में एक एक्सेल टू टैली बोल के एक प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जिसमें डायरेक्ट आप एक्सेल में एंट्री कीजिए। एक्सेल में एंट्री करने का मतलब है कि बैंक स्टेटमेंट सारे इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं, आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कीजिए। एक्सेल वाला फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर में आप उसके फॉर्मेट में स्ट्रक्चर कर लीजिए चीजों को और डायरेक्ट टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। इससे दो फायदे होंगे आपके, एटलीस्ट डेबिट एंड क्रेडिट की बैंक बैलेंस मिलाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंट्री कंप्लीट है, आप उसको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं। डायरेक्ट यदि आपको अकाउंट हेड मालूम है कि अकाउंट हेड में पंच होना, तो डायरेक्ट अकाउंट हेड में पंच करके भी एंट्री कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर में। जो मैं यूज करता हूं मेरे ऑफिस में एक्सेल टू टैली है, ये विंगार्ड का सॉफ्टवेयर है। मैं इसको एक बार आपको दिखाता हूँ। कर दिया। नहीं किया वो तो साहब क्या हुआ? अच्छा ओके, अटक गया क्या? ये ठीक है यहाँ। अच्छा ये सब ऑफ करना। कास्ट में अपन ने इससे लगा रखा है ना, यहाँ पे आ रहा है जूम में। हाँ जूम में आ रहा है। रुपेश एक बार राहुल भाई बुला। आ रहा है। अभी छोड़ दे नहीं आ रहा है, अभी देखो हाँ जूम में क्या हो रहा है? जूम में आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। बुझा लीजिए। कैसी क्रोम एक बार देखिए राहुल भाई। सब हैंग कर रहा है ना, एक बार इसको निकाल दीजिए, 1 मिनट बाद वो कर लीजिए, सिस्टम हैंग कर रहा है। क्या हुआ? तो पुलिस चलो तो गाड़ी यहाँ पर है। जूम पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। पुलिस स्क्रीन पे ऐसे नहीं हो रहा है। अभी बार कीजिए, फिर से लगाइए, कुछ शायद स्लो हो गया होगा सिस्टम। देखिए आ रहा है। आगे सारा शॉर्टकट लिख दिया हम लोग। ये सब डाल दीजिए ग्रुप में, हम लोग भी लगाएंगे। ठीक है सही कर देंगे। डेस्कटॉप में लगा रखेंगे। और क्या बात तो कौन पूछेगा? हाँ हर समय देखना पड़ता है, याद नहीं रहता है। टोन फ्रॉम द टॉप करना ही है। सारा शॉर्टकट हाँ डेस्कटॉप में रहता है। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। इसको निकालने के बाद फिर आप उसको जूम में लेकर आइए। नहीं मैं करता हूँ। हाँ वो भी कर सकते हैं। उसको उसके जूम से कनेक्ट कर दीजिए। ये जो अपनी स्क्रीन है जूम से कनेक्टेड है, ये तो मॉनिटर को जूम से कनेक्ट कर दीजिए। आपका एक्चुअली स्लो हो जाता है। चलिए ये बेटर आइडिया। वर्किंग स्टार्ट का है। अच्छा मैं नोट कर दूं। नहीं वो म्यूट कर दीजिए। नहीं हाँ ये तेरा इसको बॉक्स को क्लोज कर दीजिए।
हाँ सॉरी अच्छा समझ ये हम लोग का बोर्ड के वर्कशॉप में आज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के 40 एक्चुअली टॉपिक अच्छा है सबका यूजफुल टॉपिक है। बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस एक्सेल टू टैली में इंपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर में अपने को डाटा को पंच करना पड़ता है। पंच करने के दो ऑप्शन है अपने पास में। बैंक स्टेटमेंट एक्सेल में आपका मिल सकता है, अपने को क्लाइंट से ले सकते हैं। उस एक्सेल फॉर्मेट को आप उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। बेसिकली इस फॉर्मेट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ट्रांजैक्शन डाटा। ये फॉर्मेट के अंदर इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है आप दे दीजिए। स्पेशली विड्रॉल एंड डिपॉजिट मैंने जो करके लेकर आया हूँ, मेरे पास किसी क्लाइंट का बैंक स्टेटमेंट आया था। उस बैंक स्टेटमेंट को हमने डेट, चेक्स नंबर जो भी अवेलेबल थे, ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन जो भी बैंक स्टेटमेंट किया उसी को कॉपी पेस्ट किया है। सिर्फ मेरी वर्किंग जो भी किया, मैंने करस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट में वर्किंग किया। इसमें इंपोर्ट करते हुए सिर्फ दो चीजें खास ध्यान रखना पड़ता है। जो करस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट्स हैं, या तो वो लेजर अकाउंट आपके टैली में ऑलरेडी ओपन होने चाहिए। यदि इन केस यदि ओपन नहीं है तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट, जो भी एक आपका अकाउंट एक ओपन किया हो जिसको आप सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, वो आपको वहां पे क्लियर होना चाहिए, ताकि पोस्टिंग करते वक्त में एरर नहीं है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉरस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट डाल दिए हैं, बिकॉज मेरे पास जिस क्लाइंट का डाटा है उसका ऑलरेडी मैंने ये अकाउंट्स क्रिएटेड हैं। इन केस यदि अकाउंट क्रिएटेड नहीं होते तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता, मैं सबको एक बार में सस्पेंस में डाल देता और फिर जैसे नॉर्मल वे में हम लोग सस्पेंस अकाउंट क्लियर करते हैं वैसे क्लियर कर सकते थे, राइट। ये ऑलरेडी डाटा फिल्ड किया हुआ है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 एंट्री होनी चाहिए। और ये मैंने एक्सेल से इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने में मुझे ट्रांजैक्शन कन्वर्ट करने में मैक्सिमम 10 मिनट लगा। करस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट को मार्क करने में आधा घंटा लगा है। दिस इज होल वर्क, मतलब 45 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम सारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। एक टूल है एक्सेल के अंदर में, एक्सेल टू टैली सॉफ्ट बोल के, ठीक। इस डाटा को मैं कन्वर्ट करूंगा वॉचर के अंदर में। मैं पहले टैली चालू कर लेता हूँ। अच्छा संजय जी, ये जो एक्सेल टू टैली आपके पास ऑप्शन आया एक्सेल में, ये बेसिकली सभी के एक्सेल में नहीं, रहता है या फिर आपके पास ये एड-ऑन फीचर मैंने परचेज किया हुआ है। हाँ, जिसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 7000 इन ईयर है। अच्छा, इसी के परचेज सेल्स में भी हो जाते हैं क्या? हाँ, सभी कुछ हो सकते हैं। मैं बेसिकली बैंक एंट्री करता हूँ, परचेज सेल्स वाले ट्रांजैक्शंस में नहीं करता, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मेरा काम, मैं अकाउंटिंग वाला काम ज्यादा नहीं करता, मेरा फोकस एरिया नहीं है। बस परचेज सेल मैंने ट्राई नहीं किया, मैं बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लेता हूँ। परचेज में प्रॉब्लम क्या आती है, इन्वेंट्री का एक इशू रहता है। वो इन्वेंट्री एकदम एग्जैक्टली चाहिए, यदि एग्जैक्टली नहीं हो फिर जीएसटी के अंदर में जानना, कुछ एक फॉर्मेट्स में इशू रहते हैं, तो उसमें मेरा फोकस नहीं है। लेकिन हो सकता है, मेरे ऑफिस में मेरे बंदे लोग करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। ये टीडीएल ही तो होगा ना? हाँ, बेसिकली टीडीएल है, एक्सेल का ही है। तो इंपोर्ट में ऑटोमेटिक कॉन्ट्रा पेमेंट से सब कुछ ले लेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, कनेक्ट टू टैली किया। इसके बाद जिस बैंक अकाउंट में मुझे इंपोर्ट करना है, मेरा ये यूबीआई अकाउंट है, ये उसमें मैंने कनेक्ट कर लिया। हेडिंग्स है, मेरी फर्स्ट नंबर कॉलम को आइडेंटिफाई करेंगे, लास्ट नंबर कॉलम ऑटोमेटिक ले लेता है। जो भी मेरे डाटा है उसने ऑटोमेटिक ले लिया। देन कन्वर्ट डाटा का ऑप्शन अपने को क्लिक करना है। डाटा प्रोसेसिंग हो रही है। इसमें डिस्प्ले में दिखा देगा टोटल 271 ट्रांजेक्शन है। स्टार्टिंग डेट ये है, एंड डेट है। टोटल डेबिट ट्रांजेक्शन 226 है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन 106 है। आप प्रीव्यू वॉचर कर सकते हैं। प्रीव्यू वॉचर करते वक्त अभी कुछ लगता है आपको कुछ मॉडिफिकेशन की दरकार है नरेशन वगैरह में, तो आप उसको चाहे तो कर सकते हैं। मैंने फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसको सेव किया।
सैलरी वाले भी प्रोसेस करना है, एंट्री वगैरह इसमें बैंक में इसमें सब कुछ हो सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये डाटा भी टैली के लिए वॉचर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, राइट। इसके मतलब देखिए सेकंड ऑप्शन आ रहा है मास्टर परचेज इंपोर्ट, या वॉचर्स में जाएंगे, अकाउंटिंग एंट्री है, टैली में इंपोर्ट करना है, ऑटो नंबरिंग अपने आप आती है इसके अंदर में। डाटा इंपोर्ट करने से पहले ऑटोमेटिक वैलिडेट करता है, कुछ एरर वगैरह होगी तो ये पहले आइडेंटिफाई करके आपको शेयर करेगा। टू 71 ट्रांजेक्शन। जी हाँ, जी हाँ। देखिए इसके अंदर में 2 कॉन्ट्रा एंट्री थी, 175 एंट्री पेमेंट की एंट्री है, 78 रिसीव एंट्री है और ऑल टर्न हो गया एंट्री पास। एंट्री पास हो गया। मैक्सिमम देखिए बैंक स्टेटमेंट यदि आपको एक्सेल में मिल रहा है तो 10 मिनट लगेंगे डाटा को कन्वर्ट करने में। करस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट को आपको करेक्ट करना है मैक्सिमम हाफ एन आवर। यदि आप करस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट नहीं करेक्ट करना चाह रहे राइट नाउ तो डायरेक्ट सस्पेंस अकाउंट बोल के आप उसमें डाल दीजिए, बाद में फिर जैसे मैनुअल प्रोसेस में हम लोग काम करते हैं उसमें कर लीजिए। नहीं, सबका फॉर्मेट देखिए। नरेशन वो आ गया है, नरेशन इसमें ऑटोमेटिक, नहीं नरेशन इसमें ऑटोमेटिक लिया जो डिस्क्रिप्शन था, जो स्टेटमेंट में अपने आता है ना कि उसमें कुछ पार्टी का नाम या कुछ लिखा रहता है। जी हाँ। एक बार दिखा दीजिए एक्सेल से, एक बार दिखा एंट्री दिखा देंगे। तो अगर कोई लेजर से अगर मैपिंग नहीं मिला तो वो सस्पेंस पे डालेंगे। नहीं, लेजर से मैपिंग नहीं मिलेगा तो एरर दिखाएगा, डाटा इंपोर्ट नहीं होगा। सस्पेंस पे डालते नहीं, ऑटोमेटिक में करस्पॉन्डिंग लेजर। ये आ गया, ये एंट्री जो फर्स्ट एंट्री थी ड्राइंग्स की वो आ गई। देखिए जो भी नरेशन लिखा हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अराउंड 271 ट्रांजेक्शन से टोटल। 271 हाँ जी हाँ। नहीं एंड लिमिट आपके एक्सेल की लिमिट के ऊपर है, जितना आप एक्सेल कर लो, खाली प्रोसेसिंग टाइम आपको लगेगा। नहीं, मैंने ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट का साल भर का अकाउंट्स मेंटेन किया था लास्ट ईयर, जिसमें शेयर्स के ट्रांजैक्शंस थे और वॉल्यूमस ट्रांजैक्शंस थे, मोर देन 8000 9000 ट्रांजैक्शंस थे और 11th आवर में बैंक स्टेटमेंट मेरे को मिला था। टचवुड बैंक स्टेटमेंट बंदे ने मुझे एक्सेल में लाकर दे दिया था। नॉर्मली नहीं देता है, क्लाइंट लोग इंसिस्ट करते हैं, हार्ड कॉपी भिजवा देते हैं, व्हाट्सएप में भिजवा देते हैं। पीडीएफ एक नहीं क्लाइंट बोलता हमको आता नहीं कैसे निकाल के दे, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालना उनके लिए सबसे इजी है। बोले हमको मालूम नहीं कैसे निकलेगा। आपसे मेहनत करवाऊंगा ऐसा नहीं है आप तो पीडीएफ शेयर कर दो, किस तरह इसमें एक बड़ा पॉजिटिव है, जैसे 7000 कॉस्ट यदि किसी को लग रहा हो तो 7000 से हम 70,000 कैसे बना सकते हैं। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर से कितने काम ले सकते हैं जो कि एक बंदे को लगा दें अकाउंट्स एंट्री करने में। अदरवाइज ये 271 एंट्री करने में वो 1 वीक हो सकता है लगा दें या 2-4 दिन तो लगा ही देगा। और एक्यूरेसी कितनी होती है, डेबिट को क्रेडिट को डेबिट कर देता है, उसके बाद तो ये कॉस्ट। अदरवाइज फ्री वो फ्री टूल्स भी हैं, वो साइट पे मिल जाएंगे, जैसे हाँ फ्री टूल्स भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन इसमें और भी फीचर्स के साथ में यदि करें अपने थोड़ा कॉस्ट, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने। टैली से पार्टनर सपोर्ट देता है, जिससे विन कार्ड ये इंडिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी है। विनकैट कुछ टैली नहीं है, पार्टी जिससे लिया हुआ है वो सपोर्ट देता है। कोई प्रॉब्लम होने से दे विल हेल्प अस। कई बार टैली ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं ला रहा है, उसको तो जरूरत होना चाहिए। टैली का होगा लेकिन कस्टमर टैली का
और इसमें एक बहुत बड़ी डेवलप का इसलिए हम्म। होती मिस्टर रफीक, इस सॉफ्टवेयर में हम लोग क्लाइंट के मास्टर वगैरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं। टैली मास्टर, टैली के वॉचर टाइप्स, इन्वेंटरी के नाम्स, मतलब कभी कोई अकाउंट्स का किसी को कुछ करना है, आप एक्सेल में डालिए, कोई भी डाटा किसी भी दूसरी जगह से माइग्रेट करके लेके आना है, एक्सेल में आप डाल दीजिए, इंपोर्ट हो जाएगा। इसका ड्रॉबैक क्या है, आपने एक बार इंपोर्ट कर लिया और गलती से दोबारा इंपोर्ट करेंगे तो रिपीटेड हो जाएगा। नहीं, डुप्लीकेट नहीं दिखा, इसका कोई लॉजिक्स नहीं है, इसका तो डाटा दिया, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना कि डाटा डबल डुप्लीकेशन नहीं हो। लिमिटेशन बताना, गार्बेज इन गार्बेज आउट है, आप ही को ध्यान रखना है कि डाटा दिया आपने एक बार फर्स्ट टाइम इंपोर्ट कर दिया है, तो सेकंड टाइम इंपोर्ट के बाद वाले ट्रांजेक्शंस हो। सेम एक्सेल शीट में आपने कंटिन्यूएशन में इंपोर्ट करेंगे तो कंटिन्यूएशन 2 बार इंपोर्ट हो जाएगा, फिर आपका सारे बैलेंसेस वगैरह चेंज हो जाएंगे। कोई कट ऑफ पॉइंट्स नहीं है इसके अंदर में, कट ऑफ पॉइंट है, कोई चेकिंग नहीं है या डुप्लीकेट। हाँ, उसी को रिपीट हो जाएगा, एक ट्रांजेक्शन को 2 बार दिखाई पड़ेगा, नहीं ओवरराइड नहीं करेगा। इसमें डिलीट टाइम का कोई ऑटोमेशन नहीं है। हाँ। डिलीट का कोई ऑटोमेशन नहीं है, डबल बार हो गया तो मैनुअल डिलीट करोगे। हाँ, एक और सॉफ्टवेयर है टेली का, नेट बोल के है, जिसमें पीडीएफ के बैंक स्टेटमेंट वगैरह डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाते हैं। मैं उसको यूज पीडीएफ हो जाते हैं, netnet.in। हाँ, मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, मैं इसको यूज करता हूँ। आई थिंक फ्री भी है। फ्री है, फ्री वर्जन में उसमें क्या नरेशन नाम का .net करके वो देता है, 2000 में लिया देते हैं, तो नरेशन आपको .net वाला नहीं देता। हाँ, मतलब अपना थोड़ा सा वो भी एक्सेल तो पीडीएफ खुल लेगा, नहीं एक्सेल में वो इवन पीडीएफ को ये बेसिकली डाउनलोड करना डेस्कटॉप नहीं, उसके मतलब कन्वर्सन टूल है आपकी, और आपको नहीं, डेस्कटॉप वर्जन हाँ, वो तो रहेगा। ऑनलाइन कुछ भी आप अपलोड किए तो है। नहीं, आपके डेस्कटॉप पे रहेगा। डाउनलोड करके नहीं नहीं, डाउनलोड करके कर सकते हैं नेट को। नेट आपको ऑनलाइन वेब वर्जन, वो खाली आपका सिंकिंग के लिए कन्वर्सन टूल नीचे में रहता है, वो जब आपका टैली चालू रहेगी तब वो डाटा देखेगी, आप ऑनलाइन कैसे भी काम करवा देंगे, आप अभी नेट से भी आपका टैली जहां रहेगा बाद में से करवा सकते हैं। मतलब डेस्कटॉप भी है, क्लाउड भी है, दोनों होगा। और आप सबसे बढ़िया लिंकिंग के बाद कहने के लिए सारा काम करेंगे ज्यादा बेहतर, लेकिन सर अपडेट दी चॉइस नहीं कहीं सर आप पीडीएफ मर्जर टूल्स होता है, उसमें आप अपलोड करेंगे वो कॉपी कर जाएगा, बहुत बार आई लव क्लिक के हो सर आई लव पीडीएफ दैट टूल्स बहुत सारा पीडीएफ ये सर हमारा ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर हाँ, तो केवाईसी ऑनलाइन आप डाले होंगे, किसी को मेल किए होंगे।
वो भी नेटवर्क की आपकी सीए प्रोफाइल वाला सीए लोग बनाने वो नहीं करेंगे, मान लीजिए उनका सर्वर हैक हो जाएगा और इधर पर निकालेंगे सब। वो रिस्क तो है। हर जगह है, लेकिन फिर भी अपने बेस्ट जो सिक्योरिटी है अमेजोन ये सब के थ्रू, अपने गूगल है, इवैल्यूएशन करना। हाँ नेक्स्ट है इसका वेहिकल स्कीम से कर रहा हूं। पावरपॉइंट का डिस्प्ले नहीं आता। एक और खाली वो लैपटॉप पे स्पेसिफिक नहीं, लैपटॉप स्पेसिफिक नहीं है, मशीन मशीन स्पेसिफिक है। बिकॉज टैली उस सिस्टम में लैन होना चाहिए, आरडीपी मोड में काम नहीं करता ये। जैसे हो गया कि लैंड पे अपन उसको यूज कर लिया, लैन पे यूज कर रहे नहीं, लैन वन लाइसेंस वन सिस्टम पे काम करेगा, लाइसेंस को माइग्रेट कर चेंज कर सकते हैं। अब वो मैंने भी किया, मेरे पहले लैपटॉप पे था, मैंने ऑफिस राइट, वो इससे मैं भी करता हूँ कि दरकार नहीं है। डाटा एंट्री तो कोई भी फॉर्मेट है, एक्सेल का फॉर्मेट में किसी 10 आदमी को दे दीजिए। इंपोर्ट करते समय एग्जैक्ट कंट्रोल रखना है किस सिस्टम से आपको इंपोर्ट करना है। तो लेकिन वैसे चालू है एक कंप्यूटर में ही रहेगा, एक कंप्यूटर से इंपोर्ट होगा, एंट्री तो कहीं भी कर सकते हैं, वो तो एक्सेल फॉर्मेट से है। यहाँ पे टैली इंस्टॉल करके वहाँ होना जरूरी है। हाँ राइट, टैली लैन वर्जन में भी काम करेगा ये। अपने स्किल से टैली इसका क्या विनकैट CAAT WINCAAT will get अपने एक दूसरे टूल है टी हॉक। इट्स एक्चुअली ऑफिस मैनेजमेंट टूल। टोटल ऑफिस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। हाँ, हो रहा है धीरे धीरे। तो ऑफिस को कैसे अपने मैनेज कर सकते हैं टोटली। जो जिनका ज्यादा ट्रैवलिंग का काम है, जो ऑफिस में नहीं बैठते हैं, अधिकतर मीटिंग्स और ये सब में रहते हैं, तो उसको कैसे अपने मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने जस्ट मोबाइल के थ्रू, या फिर ऑनलाइन कैसे मैनेज कर सकते हैं। को टोटल टीम कौन सी वर्क क्या पेंडिंग है, किसके पास में क्या है। बहुत अच्छी टूल है जो हम लोग दोनों इसको यूज कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट जो टी हॉक में एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये इसका लॉगिन डेस्क है, शो कर रहा है क्या। ये मैंने लॉगिन किया हुआ अपना एक डेमो वर्जन। इसमें जैसे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में बेसिकली ये ऐसा फर्स्ट अपने देख ले अटेंडेंस। अपने पास 100 एम्प्लॉइज है या 20 भी हैं, तो 10 अलग अलग क्लाइंट लोकेशंस में है, तो वो टाइम से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कब निकल रहे हैं वहां से पता नहीं, हमें कोई ट्रैकिंग नहीं। वो जो बोल रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं। तो इसमें एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप सभी कोई लोड कर लेंगे, जो भी आपके बंदे हैं अपने हैं, सभी कोई हम लोग के टीम में सभी कोई अपने मोबाइल में लोड किए हुए। और जब भी क्लाइंट के पास जाते हैं वहाँ चेक इन करते हैं। जैसे एक मोबाइल में दिखा देता हूँ, चेक इन करते हैं, वो उनकी लोकेशन जीपीआरएस के साथ में, वो किस कहाँ पर है जीपीआरएस के साथ में आ जाएगा। तो एक बार वो सेव कर लिए, तो यदि कोई क्लाइंट का लोकेशन है उसको आप रीनेम भी कर सकते हैं कि ये दिस एबीसी क्लाइंट है का लोकेशन है, तो एबीसी क्लाइंट लोकेशन के हिसाब से नेक्स्ट टाइम आएगा। तो काफी कुछ, जैसे यहाँ पर जाके वो केवल अटेंडेंस अपना मार्क कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ का लोकेशन चेक इन करेंगे तो यहाँ का लोकेशन में चेक इन हो जाएगा। कैमरा अच्छा ये चेक इन फिर चेकआउट हो जाएगा, तो उसमें फिर आप देख सकते हो टुडे अटेंडेंस में ही आ गया चेक इन चेकआउट कितने बजे क्या हुआ।
तो जियो लोकेशन जियो location. मैपिंग है, उसमें आप रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं कितने मीटर का डेविएशन रखेंगे। आपने 500 मीटर का डेविएशन करो, 500 मीटर के रेडियस में इसको चेक इन चेकआउट का लोकेशन कंसीडर करें। क्लाइंट के ऑफिस के नीचे वाले राइट, जैसे हाँ। निकलते पर सेटिंग कर दिया तो मालूम पड़ जाएगा। मतलब एग्जैक्ट आपको पता चल जाए आपके रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, किस टाइम में किस लोकेशन में थे। मल्टीपल चेक इन चेकआउट भी हो सकता है यदि 2-3 क्लाइंट विजिट कर रहे हैं, तो काफी कुछ है। और टोटल आप उसका रिपोर्ट मंथ एंड में देख सकते हैं या वीकली रिव्यू कर सकते हैं। तो ये टोटल अटेंडेंस अपने मोबाइल में ही कहीं आप मूव कर रहे हो, मोबाइल से देख लीजिए कौन से बंदे किस लोकेशन में कहाँ पर है। यदि कोई नहीं आया तो हैंड टू हैंड आप फॉलो अप कर सकते हो। इवन लीव एप्लीकेशन भी वो इसे डाल सकता है, आपके मेल में आ जाएगा कि वो बंदा आज नहीं आने वाला, लीव है। मॉर्निंग में वो 9 बजे बोलेगा कि मैं नहीं आ सकता, आई एम सिक। तो आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए बैकअप दूसरे रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें। तो ये सब तुरंत डिसीजंस हो जाते हैं। अदरवाइज हमें 12-1 बजे पता चलता है कि वो तो आया नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है चीज को। हाँ, तो वो अपने बहुत जरूरी है डिजिटलाइजेशन एरा में कि अपने कैसे रिसोर्सेज को प्रॉपरली मॉनिटर कर सके। तो ये बहुत अच्छा टूल जो हमें मदद करता है। हाँ, टोटल अटेंडेंस मार्क्स हो गया। हाँ, वर्क फ्रॉम होम, वो होम से काम कर रहा है तो वहां पर चेक इन चेकआउट करेगा। सेकंड, जैसे ये लीव का यहाँ पर राइट साइड में जो आ रहा है, तो हो रहा है, जूम में नहीं हो रहा है। जूम में तो दिख रहा है। आपका सेटिंग गड़बड़ हुआ। तो इसमें ये भी है, टुडेज लेट कमर्स, अर्ली लीवर्स, सारे रिपोर्ट हर तरह से निकल सकते हैं अपने जैसा रिक्वायरमेंट है। पेरोल स्टेटस क्या है दिसंबर में, कि अटेंडेंस कौन कितने लीव की क्या की, ये टोटल पेरोल के ऊपर हो गया। फिर सेकंड आ गया, जैसे डैशबोर्ड का अपने बात कर रहे थे, अब ये मंथली स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज में तो पीएफ से रिलेटेड हो गए। चलिए, अपने मेन अब यहाँ पर आ गया ऑफिस मैनेजमेंट में कि ओवरड्यूज जॉब्स कौन से। कुछ जॉब हमने क्रिएट किए, प्रोफाइल कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिट बाकी है, टैक्स ऑडिट बाकी है, हमने डेडलाइन सेट किया कि सपोज कि ये कंपनी की हमारी ये डेडलाइंस है, तो उसमें हम लोग कितने आगे कितने पीछे, रिसोर्सेज एलोकेटेड है कि इन्होंने इस क्लाइंट के काम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसमें क्या स्टेटस है नहीं है, वो लोग उनको जो रिसोर्सेज है आपको उनको एट द एंड में फाइनल बताना भी है कि उन्होंने क्या काम किया अपने सॉफ्टवेयर में, वो पुट करेंगे कि ये कंप्लीटेड है, उसका स्टेटस, जो भी वर्क कर रहे हैं उसका स्टेटस वो मार्क करेंगे, तो आपके पास में आ जाएगा कि आपने स्टेटस क्या है, उसका टास्क मैनेजमेंट हो गया बेसिकली। रिमाइंडर जाता है टाइम टू टाइम। किसके लिए? हाँ हाँ, अच्छा, टाइम शीट भरने का रिमाइंडर जाता है। टाइम शीट रिमाइंडर भी जाता है, एज वेल एज टाइम शीट को लॉक भी कर सकते हैं आप। नहीं, मन कर दिया, टाइम लिमिट दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना दिन का बैकलॉग एंट्री कर सकते हैं, ये भी आप लिमिट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। जैसे मैंने मेरी ऑफिस में 3 डेज का लॉक रखा हुआ है, मैक्सिमम 3 दिन से ज्यादा बैकलॉग को भी एंट्री कर सकता है। और मेरी ऑफिस के अंदर में टाइम शीट भी फिलअप नहीं है, इसका मतलब मेरे लिए आप एब्सेंट हो, और ये बाय प्रिंसिपल है कि भाई टाइम शीट फिलअप नहीं है मतलब आप एब्सेंट हो, चाहे आप प्रेजेंट हो तो भी आप एब्सेंट मान जाओगे, तो इट इज कंपल्सरी। हाँ, बाय फोर्स हमें कुछ ना कुछ देना होगा, अदरवाइज वो लोग, हाँ, कुछ नहीं होगा, राइट। फिर अपने स्पेशली मैंने अपने ऑफिस के अंदर में एचआर मॉड्यूल को इससे लिंक करके रखा है। सैलरी का जितना ही पेमेंट है, स्टाइपेंड पेमेंट है, सब इससे लिंक है। इसी के हिसाब से अटेंडेंस निकलती है, इसी के हिसाब से पे स्लिप जनरेट होती है, और जिसकी जो पे स्लिप आ रही है अटेंडेंस के हिसाब से वो इसको पेमेंट होगा। प्लस माइनस कुछ करना वो अलग चीज होगी, लेकिन अदरवाइज मेजरली इसी के हिसाब से पेमेंट होगा। अभी यहाँ पे अब मार्क है टाइम शीट फिलअप नहीं है
तो मार्क प्लेस एब्सेंट है, फिर आप जो भी बोलते रहिए। तो जो टाइम शीट है वो क्लाइंट वाइज टाइम शीट कर देते हैं। यस, क्लाइंट वाइज आप कितना टाइम दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वहां तक आपको मेंटेन कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर आप कैसे चाहते हैं। इन आपकी प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे अपने हाँ Definitely, अपने देखिए मैं अपने क्रिएट करते हैं उस प्रोजेक्ट में वो लोग अपना टाइम चार्ज करते हैं। हाँ आप उसमें आप अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर कितने तरह के काम करवाने हैं तो आपको आइडेंटिफाइड है। ऑडिट करने में मान लीजिए 10 तरह के पैरामीटर चेक करने हैं, तो 10 पैरामीटर आपने ऑलरेडी यूज कर लिए। अब उस बंदे ने क्या काम किया वो उस दिन का वो बताएगा, लिख देगा कितना देर लगाया, तो अपने को एक आइडिया लगे कि कोई काम कर रहा है, वॉशिंग करने का काम किया इस पर्टिकुलर क्लाइंट का, वो बोलता 3 दिन से वॉशिंग कर रहा है, मानो बस 100 वॉशेस वॉश किए 3 डेज के अंदर में, तो आपको तो आइडिया ना लगते हैं। तो एटलीस्ट वो कंप्यूटर होगी भी क्या परफॉर्म कर रहा है कि नहीं मेरा टीम मेंबर, या उतना या अदरवाइज क्या है ना, अपने बिलिंग मॉनिटरिंग भी सही होती है। अब बहुत सारे काम अपने कर देते हैं, बिल नहीं होती है, तो इसमें एक एक काम की शेड्यूलिंग्स हो गए कि क्या क्या काम थे, उन्होंने क्या क्या। ऊपर लेवल पे कोई इंश्योर करना है कि सारा प्रोजेक्ट अपने क्रिएट करके रखेंगे, तो उसमें सारे प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, एम्प्लॉयज की असाइन करते हैं। नहीं असाइन करते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट को कौन रिसोर्स देखेगा, मैन पावर कौन, क्या, वो एलोकेशन करना पड़ेगा। तो उनको वही दिखेगा जो आप उनको एलोकेट करोगे, उनके पास मेल में आ जाएगा 1 जॉब इज एलोकेटेड टू यू, तो आपको ये करना है। अब उनके डैशबोर्ड में आएगा, ये टोटल डैशबोर्ड है जो हमारे लिए है, जो प्रिंसिपल के लिए है, बट उनके डैशबोर्ड में वही आएगा जो जॉब आ रहा है उनके पास, टोटल नहीं देखेंगे। एक्सेस लिंक कर दिया जाएगा। हाँ उनको मतलब नहीं है ना सारे चीज देख के, जिनको जो पर यूजर बेसिस पे चार्ज, हाँ पर पर यूजर के लिए अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है कॉस्ट इसकी। यदि ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी तो उस हिसाब से वो लोग फ्लेक्सिबल है। और आप इफेक्टिवली आपका अगर 10 आर्टिकल ऐड हो गया तो आपको 10 यूजर का लाइसेंस और लेना पड़ेगा। हाँ वो तो है। रफली पर यूजर आई थिंक 120 से लेके 150 तक पर यूजर पर मंथ। पर यूजर पर month। मतलब आप ईयरली देखो तो कितने हो गए, 1500 2000 पर यूजर हो गए। और इसमें क्या है ना, आपको मान लीजिए यूजर आपने ले लिया, आपने 10 यूजर्स लिया है, 20 यूजर्स लिया, आर्टिकल्स बाय रोटेशन 25% वर्कफोर्स एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एब्सेंट करती है, तो आप उसको अपना स्ट्रक्चर कर लीजिए, उतने लाइसेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। जो भी आदमी लीव पर है उसको डीएक्टिवेट करके आपका लाइसेंस फ्री हो गया, जिस दिन आया फिर इसको एक्टिवेट कर दीजिए। डेटा रहेगा आपके पास, डेटा आपके पास, हाँ डाटा कहीं डिलीट नहीं होता है इसके अंदर। इवन तो कोई एम्प्लॉय छोड़ के भी जा रहा है तो भी वो ट्रैकिंग में मेंटेन है। एक्टिव इनएक्टिव का कॉन्सेप्ट, राइट। सो वर्क के जो टेम्पलेट्स हैं आपको डिफाइन कर सकते हैं वर्क को। बिल्कुल, वर्क के टेम्पलेट डिफाइन हो सकते हैं, आपको चेकलिस्ट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी वर्क के लिए, क्या स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है, वो उसमें चेकलिस्ट परफॉर्म किया कि नहीं किया वो आप डिफाइन कर सकते हैं। स्पेशली उसको साइन ऑफ कर सकते हैं कि ये काम हुआ है, तो उसने जिसने साइन ऑफ किया वो कंफर्म कर रहा है कि उसने काम कंप्लीट कर दिया है। चेकलिस्ट एम्बेडेड है क्या? नहीं, एम्बेडेड कुछ भी नहीं है, आपकी कस्टमाइज्ड चेकलिस्ट है, वो आपको पर्सनली डेवलप करना है। इसमें मैंने एक और ऐड ऑन चीज किया है, इसमें मैंने अपने क्लाइंट को भी एक्सेस देकर रखा हुआ है, तो मुझसे जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को डे टू डे बेसिस पे मांगते हैं, मेरी बैलेंस शीट दे दीजिए, आईटीआई डॉक्यूमेंट ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए, वो मैंने ऑलरेडी क्लाइंट के फोल्डर में सेव कर दिया है, उसका एक्सेस राइट क्लाइंट को दे दिया विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो एटलीस्ट उस चीज के लिए क्लाइंट कभी भी मेरे को फोन नहीं करता है या ऑफिस को कॉल नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, सर बैंक स्टेटमेंट दे, हमारे बैलेंस शीट दे 3 साल की बैंक में देनी है, कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, फोल्डर में सेव है, भी अपना एक्सेस कीजिए, अपना निकाल लीजिए। मतलब क्लाइंट भी क्या है ना, इस क्लाइंट को लॉगिन करने के लिए उनके लिए अभी नहीं है चार्जेस इसमें, ठीक है। उनको अपने आईडी पासवर्ड दे दिए, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड कर दिए उनके साइट में, तो वो अपना लॉगिन पासवर्ड से इन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, मेल करने की भी जरूरत नहीं। ड्रॉपबॉक्स इंटीग्रेशन वैसे शेयरिंग करते हैं, वैसे फोटो लेकर आप शेयर करोगे हमको। ठीक है, अच्छा है कि क्लाइंट नहीं करते, नहीं थोड़ा बोलना पड़ेगा, आप मेल नहीं करो तो अपने आप देगा, थोड़ा यूज टू करना पड़ेगा उनको। क्लाइंट अपने से मांगता है कोई डॉक्यूमेंट मेल में, हम उनको एक लिंक ही शेयर करते हैं हर बार कि हम इस लिंक से एक्सेस करके देख लीजिए, यूज्ड टू है। इसमें अपने मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से यूजर वाइज एलोकेटेड जॉब
हमारे अलग अलग रिसोर्सेज जो मैन पावर है, कौन कौन से जॉब कब स्टार्ट हुए, क्या प्रोग्रेस है, नहीं है, सारा चीज चेक कर सकते हैं। सर्विस वाइज क्या क्या पेंडिंग है, किस किस जैसे ऑडिट में, टैक्स में क्या क्या पेंडिंग, मतलब जैसे चाहे वैसे व्यू कर सकते हैं। अभी इसमें एचआर मॉड्यूल है, एचआर मॉड्यूल में टोटल जैसे आपने डिस्कस किए, ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, अटेंडेंस मार्किंग और लीव अप्लाई, जो भी अपने सोचते हैं सारे चीज इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग एचआर मॉड्यूल से करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगा। क्लाइंट मीटिंग भी इसमें फिक्स कर सकते हैं, आपके पास से रिमाइंडर्स आएंगे कि आज आईटी के पास कोई मीटिंग हियरिंग है, कुछ है, तो आपके पास मेल आ जाएगा, एडवांस में आप बुकिंग कर दी उस डेट का, कहीं भी कुछ मीटिंग है तो यहाँ पे फिक्स कर दिया, आपके मोबाइल में अलर्ट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, तो सारी चीज रिमाइंडर्स का काम करेगा ये। यदि आपको कोई भी मीटिंग शेड्यूल्स कर दिए यहाँ पर आ गए। इवन डीएससी मैनेजमेंट भी ये कर सकता है, डीएससी के टोटल इसमें डाल दिए कब एक्सपायर होने वाला है, वो डेट डाल दिए तो आपके मेल में आ जाएगा ये एक्सपायरी होने वाला है नेक्स्ट 20 डेज में, 10 डेज में। तो डीएससी का भी जो तो लास्ट आवर जब फाइलिंग करने जा रहे हैं तो पता चल रहा है डीएससी एक्सपायर्ड है। तो ये सब काफी कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं इसमें, जो सॉफ्टवेयर अपने सीए लोग के लिए काफी कुछ दिया हुआ है। अब जॉब ट्रैकिंग, जॉब कैसे इसमें फिलअप करने का, जैसे एक सैंपल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट थोड़ा सा बताएंगे। कौन से, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कैसे क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। हाँ मतलब एक तो फोल्डर बन गया शेयर हो गया, वो गूगल डॉक्स में कर सकते हैं, वन ड्राइव में कर दिया, इससे वो प्रोजेक्ट वाइज डॉक्यूमेंट फोल्डर बन रही है। हाँ जी मैं एक बार थोड़ा ये जैसे क्लाइंट एक्सेस, ये जो है ना क्लाइंट एक्सेस की है, ऐड क्लाइंट, कौन सी जॉब ट्रैकिंग, स्पेसिफिक जॉब वाइज इसमें जैसे इतने फीचर्स हैं, जैसे स्टेटस इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस जो है वो स्टेटस अपने कैसे भी सर्च कर सकते हैं, क्लाइंट वाइज सर्च कर सकते हैं, सर्विस वाइज कर सकते हैं, पीरियड वाइज कर सकते हैं, अपने सर्च करना इन प्रोग्रेस क्या क्या स्टेटस है जॉब्स, तो वो आ गए, ये सब लिए ये सब आ गए। इसमें ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर इस जॉब से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आर्टिकल यहाँ ऐड कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ऐड ये करना, डॉक्यूमेंट कहाँ ऐड हो रही है आपके, मतलब ये किसी का वेबसाइट ये अमेजोन से लिंक है एक्चुअल में, सिक्योरिटी लिंक है टोटल, सिक्योरिटी है। हाँ टोटल सिक्योरिटी, फिर आपको स्पेस भी तो लेना पड़ेगा, आपको 150 रुपए पर यूजर का लाइसेंस है, उसमें आपने हाँ टोटल सारा स्पेस दे, कितना स्पेस दे रहे हैं? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड स्पेस अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है, वही तो बोल रहा, बहुत कम अपने हम लोग जो यूज किए हैं इतना सर दिन मेरे से। ऑफिस में जितने भी क्लाइंट के डाटा है उससे 10 साल की इसका अपलोडेड है, पूरी बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ इसमें अपलोड किया है। अभी फॉर एग्जांपल गूगल खाली हम लोग को डोमेन दे रहा है, उसमें 250 रुपए पर यूजर पर मंथ चार्ज करता है, जिसमें 30 जीबी पर यूजर स्पेस दे रहा है, जितने आपके लाइसेंस है वो सारा पूल में आ गया। हाँ राइट ठीक है। तो 200 तो 200 into 30 का मेरा टोटल पूल हो गया, इंडिविजुअल स्पेस अब गूगल ने हटा दिया। आप बोले 150 रुपए में हम एक लाइसेंस लेंगे, कितना डेटा डाल देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। एक्चुअल में केवल 150 नहीं ले रहा है ना, क्या लग रहा है सर? माइक्रोसॉफ्ट हम 6,500 रुपए दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में लाइसेंस फॉर 1 टीबी, राइट। आप इसमें देखो ना 2000 रुपए आप यदि दे रहे हो तो सिंगल यूजर में कोई काम नहीं होगा, इसमें सिंगल यूजर में कोई काम नहीं होगा, मिनिमम से 10 का भी पकड़ते हैं तो 20,000 रुपए लगेगा उसका, आपका 20,000 रुपए लग रहा है ईयरली उसमें। हाँ अभी इनिशियल स्टेज में हो सकता है बाद में चार्ज करने लग जाए, अभी तो लास्ट हमारे 5 ईयर्स से तो कोई चार्जेस नहीं है, 5 to 7 ईयर्स, नहीं और कुछ नहीं है। हाँ लेकिन ये सब में डेटा रख लेना मतलब बहुत रिस्की है, आप इसमें डालोगे भी हो गए, फिर बाद में आपको इसको डीएक्टिवेट करना, तो डेटा प्लस डाउनलोड करने में डेटा डाउनलोड, हाँ डेटा डाउनलोडिंग में यदि आपको समझ लें फर्म अभी यूज कर रहे हैं बाद में नहीं यूज कर रहे हैं तो डेटा डाउनलोडिंग कर सकते हैं आप, उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा। कंप्यूटर से तो लिंक कर सकते हैं, कंप्यूटर में आपका डेटा है वो भी तो इससे लिंक हो जाएगा। कंप्यूटर से भी आप लिंक कर देंगे तो एनीवे एक्सेस नहीं हो पाएगा ना,
मतलब basically कॉपी करके वहाँ देना पड़ेगा वो कॉपी कर लिया। राइट राइट वर्किंग के लिए वहाँ देना ही पड़ेगा। और इसमें एक ये भी जैसे फीचर है ना, जैसे मैंने ये क्लिक किया, डॉक में क्लिक किया है तो नया विंडो क्रिएट हो गया। ऐसा नहीं कि उसी में हो रहा है, तो ऑलरेडी जो वर्क कर रहे हैं जहां पर है वहां पर आप हैं, उसके अलावा एक नया खुद क्रिएट हो गया, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, वापस आप वहीं पहुंच गए। अदरवाइज बैक और फ्रंट नहीं करना है, मेन आपका जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है, उसके अलावा और विंडोज क्रिएट हो रहे हैं। तो ये बहुत एडिशनल फीचर है। चेकलिस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या चेकलिस्ट होना चाहिए जो मेरा यूजर चेक करेगा, तो वो चेकलिस्ट के हिसाब से वर्किंग होगा। उसमें टोटल जैसे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव लेटर, नोट्स टू अकाउंट, डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, जो भी अपने ऑडिट से रिलेटेड है वो चेकलिस्ट के हिसाब से वर्क कर सकता है। ये सबसे वाइटल पॉइंट है। ये बटन अपने को लगता है कॉमन नॉलेज से भी कुछ शेयर करना है, so that is most useful for small practice। हाँ, वो जो भी आपको लगता है कि समराइज अपने कर सकते हैं इतना बताइए, तो सबसे ज्यादा काम करने की बात बाकी तो मोटिवेशन मिलता नहीं होता। चेकलिस्ट क्या ना, आप मतलब गूगल में खोजेंगे तो 100 चेकलिस्ट है, अपने अपने क्लाइंट के हिसाब से वी हैव टू कस्टमाइज। वैसे अपने देखिए नॉर्मल कंप्यूटर में आप लोगों को स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स है, इन्होंने किया इतना वर्क से काम करते हैं, तो काफी कुछ आपका सिलेबस बन जाता है, विच इज मोस्टली कॉमन। आप यदि वैसा कोई सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। हाँ, चेकलिस्ट जैसा कुछ यदि हो सकेगा तो हम लोग उसको जरूर करेंगे। कॉमन में इस तरह लगता है ये तरह होना चाहिए जिसको दूसरे को चेकलिस्ट बना दी, चेकलिस्ट नहीं वो शेयरिंग होता है तो बहुत बेनिफिशियल है। बाद में ये सब चीजें तो होंगी, वही पे जाके अटक जाता है। राइट, चेकलिस्ट बनाने करने अपलोड करने इंप्लीमेंट होना ही उसी का। कोशिश करेंगे हम लोग उसको, अभी तो क्लाइंट वाइज है, उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म करके उसको पार्टनरशिप फॉर्म हो गया या अच्छे Right. प्रोडक्शन की चीज में आपने क्या क्या कंपनी के लिए हो गया, फर्म के लिए, उस इस तरह हिसाब की चीजें साथ देते हैं तो बहुत फायदा है। तो आप लोगों का इसमें ऑलरेडी यूजिंग फॉर 5-10 years। से। राइट, तो ये जॉब इस तरह से अपने इसमें क्वेरी कर सकते हैं। जैसे क्वेरी यहाँ पर रेज की है तो क्लाइंट के पास ये क्वेरी जा सकता है, या फिर वो बेसिकली ये यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि क्वेरी कहाँ पर किस स्टेज में पेंडिंग है, वो आर्टिकल बता सकता है ये क्वेरी रेज किया हुआ है, यहाँ पर पेंडिंग। अदरवाइज अपने 10 दिन काम करके भूल गए, फिर वो आया कहाँ थे, क्या थे, क्वेरी क्या पेंडिंग है, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन सीरीज मेंटेन कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट इनवॉइसिंग भी इसके थ्रू टोटल हो सकता है, काम कंप्लीट हो गए, टोटल इनवॉइसिंग इससे रेज हो गए, उसके फॉलोअप हो गए, टैली इनवॉइस, टैली से ये लिंक हो सकता है। मैंने किया नहीं, कैसे इसमें थोड़ा सा बताओ, आप नहीं कर क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? मैं टैली अपनी पर्सनल अकाउंट के लिए यूज नहीं करता, डीजी यूज करता हूँ, क्लाइंट्स के लिए टैली है, तो टैली का डाटा सब जगह अवेलेबल हो जाता है। तो बेसिकली ये एक स्मॉल था जो अपने ऑफिस ऑटोमेशंस में टोटल अपने ऑफिस का, खासकर विष्णु जी काफी यूज उनके लिए यूजफुल हो सकता है। लेकिन ये स्मॉल ऐसा नहीं है कि कोई बड़े फर्म के लिए, स्मॉल फर्म्स के लिए भी अपने स्टार्ट करे, स्टार्ट करने के बाद एक एक स्टेप में स्टार्ट करे तो काफी कुछ वो सब फैसिलिटीज नहीं, ये तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट वर्क इसमें नहीं है। इसमें तो वर्क करने के बाद क्या डालें? आपने कोई टास्क एलोकेट किया तो सब भी को असाइन कर दीजिए ना, तो तीनों से काम जैसे डॉक्यूमेंट में नहीं वो चीज अभी हम तो वर्क के हिसाब वहां पे डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं। ये काम करके स्टेटस बता रहा है, ये हमारे जो मैनेजमेंट के लिए वर्क हो रहा है। लेकिन कोलैबोरेटिव वर्किंग के लिए अपनी एमएस ऑफिस से बेटर कुछ नहीं, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस ले लीजिए, उसमें आपको 5 पीपल कैन यूज सिंगल लाइसेंस। तो आप एक लाइसेंस लेकर के मान लीजिए 4 अकाउंट आपने बना दिया माइक्रोसॉफ्ट, तो उसको आराम से मतलब 5 आदमी एक साथ एक्सेल फाइल को ऑपरेट कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे भी है, डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट में बहुत, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम में बहुत सारे फीचर्स हैं। हाँ, जो कि आप टीम बिल्डिंग ऑफिस नॉर्मल ऑफिस है, उसमें 5 लोग आराम से काम करते हैं।
ऑफिस एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के डॉक जो अपने बोले थे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो संजय जी ने स्किल से, मैंने तो ऑफ कर दिया। देखिए बेसिकली अपने हम लोग सबके ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और डॉक्यूमेंट को हम लोग या तो अपने सर्वर में मेंटेन करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में सेपरेटली मेंटेन होता है। तो मेरे हिसाब से जनरल प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई है ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि एक क्लाइंट का डाटा कभी एक्स फोल्डर में, एक्स फाइल में सिस्टम में है, कभी वाई में पहुंच गया, कभी जेड में पहुंच गया, और अल्टीमेटली जब तक फाइनल प्रिंट आउट निकलता है उसकी कितनी मल्टीपल कॉपी क्रिएट हो जाती है गॉड नोज। और फिर फाइनल कॉपी को ध्यान में रखना कि कहाँ फाइनल कॉपी सेव की हुई है, उसको ट्रैक करना, उसको फिर फाइनल फोल्डर में सेव करना ताकि फ्यूचर में कभी रेफरेंस के काम आए। हेडेक वाला डाटा, स्पेशली प्रॉब्लम कब होती है जब लास्ट मिनट्स है और टाइमलाइन शॉर्ट है, जो जहां है जैसा है करो, उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए मैंने अपने ऑफिस में कैडॉक बोल के डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लिया है। इसका यूनिक फीचर क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट जो सिस्टम में डॉक्यूमेंट रहते हैं, मल्टीपल ईयर्स के डॉक्यूमेंट है, मल्टीपल डिपार्टमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ईयर्स एन नंबर ऑफ ईयर्स है, एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, आरओसी है, लिटिगेशन से रिलेटेड है, ऑडिट से रिलेटेड है। जब अपने किसी स्टाफ को सिस्टम का सर्वर का एक्सेस देते हैं या अपने सिस्टम में एक्सेस देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जब एक्सेस ले रहा है या तो उसको एक्सेस को बाइफिकेट कीजिए कि किस आदमी को कितना राइट देना है। कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि राइट देना, भाई उस आदमी से आरओसी का काम भी कराना है, इनकम टैक्स का काम भी कराना है, आपको कुछ और भी करवाना है, ऑडिट भी कर रहा है, तो हर चीज का राइट जाने से उसके पास कंप्लीट एक्सेस हो जाता है। उस एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए कैडॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अपने आप में एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज करता हूँ, डीएमएस बोलते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। नॉर्मली हम लोग जब कभी भी डॉक्यूमेंट एक्सेस कर रहे हैं अपने ऑफिस के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, या तो ऑफिस के सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अपने आरडीपी मोड में जा रहे हैं, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन मोड में जा रहे हैं और अपने सर्वर को भी कनेक्ट कर रहे हैं या लैन वर्जन से कनेक्ट कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर में मुझे अपने सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आरडीपी मोड में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ब्राउजर मोड से अपने सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे ऑफिस की ऑफिशियल साइट है cadocauditwisely.com। कई एक फीचर्स वगैरह हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए, वर्किंग फोल्डर से है जिसमें जितने मेरे वर्किंग फोल्डर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्प्ले होते हैं। ये डॉक्यूमेंट का नाम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्या कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ, किस ईयर किस डिपार्टमेंट से है। डिपार्टमेंट को मैंने बेसिकली ईयर वाइज कन्वर्ट किया हुआ है। हर ईयर एक मेरे लिए एक अपना डिपार्टमेंट है, जिस ईयर का राइट जिस स्टाफ को देना है वो ईयर का राइट रहेगा उसके पास। स्पेशली साइमल्टेनियसली एक डिपार्टमेंट कन्वर्ट किया मैंने ऑफिस में, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, आरओसी से रिलेटेड हो गया, ऑडिट से रिलेटेड है। तो जिस टीम मेंबर को जितना राइट देना उतना ही वो एक्सेस करेगा, उस पर्टिकुलर ईयर का एक्सेस करेगा। और इसमें और भी कंट्रोल कर सकते हैं कि जिस क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं शेयर करना है वो क्लाइंट को मैं लॉक कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर स्टाफ टीम मेंबर के अगेंस्ट में। इसमें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्लस आप अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में यदि आप काम कर रहे हैं तो डाटा आपको बाय फोर्सफुली कैडॉक में ही सेव करना पड़ेगा, आप अपने लोकल मशीन में सेव नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम करेंगे आपको सिस्टम इसी जगह सेव करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि लोकल मशीन में सेव करें। तो हर मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, डेटा बैकअप अलग हो गया तो मेन डाटा है मेरा डेटा, राइट, मेरा सब कुछ इसमें है। जिस यूजर को मैंने राइट देकर रखा हुआ है वो वही यूजर कैडॉक के बाहर सेव कर सकता है, अदरवाइज हर आदमी को फोर्सफुली इसमें ही सेव करना है। हाँ, अभी तक जो जितना भी बताया था एक्सेस लेवल वो तो वन ड्राइव में बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि आपको फोल्डर लेवल में व्यू एडिट ऑप्शन दे दीजिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि
ये जो कितने बता रहे हैं, ये किसका कॉन्टेक्ट कहाँ पे है? आपका एम्प्लॉई वो क्लाइंट का डेटा लेके निकल गया। तो जैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपके मशीन में इंस्टॉल हो गया, वो डेटा को डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर भी नहीं कर पाएगा। OneDrive आपके पास सब डेस्कटॉप पे दिख जाएगा, OneDrive पे करी सकते हैं। डेस्कटॉप डिसेबल नहीं कर देंगे। डिसेबल नहीं करेगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बाय फोर्सफुली कैडॉक में ही सेव होंगे बाय डिफॉल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द डेस्कटॉप पे तो कर ही नहीं सकते हैं। जिसको जिसको राइट देंगे। इनको आपने एक्सेस पर एक्सक्लूसिव राइट अलग से है, उसके प्रूफ से का बारे में कॉमोडिटी से इसको राइट करने के लिए आप नहीं नहीं नहीं, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने काम किया, काम करने के बाद डॉक्यूमेंट जो भी सेव होंगे कैडॉक में ही सेव होंगे। हम लोग क्या करते हैं, कई बार अपने पर्सनल फोल्डर में सेव कर लिया, माई डॉक्यूमेंट में सेव कर लिया, कहीं और जगह सेव कर ली, वो सब चीज जगह सेव नहीं होगी, एक ही जगह सेव होगा कैडॉक के अंदर में। सेव एज नहीं है, सेव एज का ऑप्शन इसमें डिसेबल है। हाँ, स्पेशली यदि किसी को राइट, जैसे मैंने अपने पर्सनल राइट लेकर रखा हुआ कि मैं कैडॉक के बाहर सेव कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। जिस यूजर को मैंने राइट देकर रखा है वो यूजर कर सकता है। हाँ, इंस्टीट्यूट की तरफ से आया था, उसमें उसका डेस्कटॉप वर्जन था, ये उसका वेब वर्जन है। हाँ, इसका डेटाबेस के अभी वर्जन को नहीं, ये मेरे मेरे ऑफिस के लोकल सर्वर में है। आप वेब में भी रख सकते हैं, लोकल सर्वर में भी रख सकते हैं। मैंने अपने ऑफिस सर्वर में मेंटेन किया हुआ है। हाँ जी, स्टैटिक ड्राइव पे लिया हुआ है। तो मैं भी राइट ना, मैं अपने ऑफिस सर्वर से कनेक्टेड हूँ, वहीं से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। इसके ईयरली चार्जेस तो नॉमिनल है, अराउंड कितने 20,000 के आसपास होंगे ईयरली। ईयर वन टाइम चार्जेस ज्यादा है, अराउंड lakhs रुपीज लगते हैं वन टाइम चार्जेस के इंस्टॉलेशन। इसमें पर यूजर तो है नहीं, पर यूजर नहीं है, अराउंड 50 यूजर्स है मेरे पास में। नहीं, वन टाइम बढ़िया है, वन टाइम का भी अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं। वन टाइप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, नहीं, आई विल टेल यू, वन टाइप मैं भी यूज करता हूँ, ऐसा नहीं मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। वन टाइप में प्रॉब्लम क्या है कि आपने जब डाटा को शेयर किया, किसी स्टाफ के फोल्डर में सेव किया, क्लाइंट के नाम से शेयर किया, आप जब डॉक्यूमेंट को जब एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें एक है सेव एज फोल्डर का ऑप्शन आता है, ऑलवेज अवेलेबल वाला फोल्डर ऑप्शन। जैसे उसने वहां क्लिक किया, उसके लोकल मशीन में सेव हो गया। फ्यूचर राइट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वो डाटा डिलीट नहीं हो उसके सिस्टम से ना। हाँ, वही कंडीशन में होगा कि आप बोल रहे हैं कि सेव एज का ऑप्शन अगर इसमें नहीं है तो कैंडिडेट जो वो डेटा लेके नहीं जा सकता, तो दैट्स अ वेरी गुड फीचर। बट अदरवाइज फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव वन ड्राइव इज आल्सो गुड वन। प्रॉब्लम क्या होती है ये सॉफ्टवेयर का रीजन क्या, मल्टीपल फाइल क्रिएट नहीं होगी। एटलीस्ट आपको मालूम है कौन सी फाइनल कॉपी में आप काम कर रहे हो, और हर डाटा हर किसी पे एक्सेस नहीं हो रहा है। वन डे में आप क्या है, जब भी आप एक्सेस दे रहे हो, या तो क्लाइंट वाइज दे रहे हो, ईयर वाइज फोल्डरिंग नहीं होती होगी। आप ईयर वाइज फोल्डरिंग कर रहे हो क्या डाटा को? नहीं, मैंने तो उस डिपार्टमेंट क्रिएट के लिए उसमें डाल दिया है। नहीं, इसमें आपको ऑप्शन पहले ही पूछ लेता है चैट ऑपरेटर, अब आपको क्या डालना है तो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से चेक कर लेगा। बिकॉज यदि आप ईयर वाइज मेंटेन कर रहे हो तो एक डॉक्यूमेंट सेव कर जैसे मान लीजिए फाइल अपनी कोई भी किस डिपार्टमेंट से हेड है, ये सारी चीजें पहले पूछ लो। मेरे पास इतने सारे मास्टर क्रिएट किए हुए हैं। I just tell you, administrative projects, income tax, ROC, bank audits, ये आपने क्रिएट किया, ये मेरे क्रिएट में आपने हम ऑडिट नहीं करते, हम वैल्यूएशन करते हैं, तो मैं क्रिएट करता हूं। कुछ भी कर लिया, आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। जितने फिल्टर्स आप क्रिएट करें उतना आपका स्पेसिफाइड हो गया। कोई भी पैरामीटर में आप सर्च करके उसको डॉक्यूमेंट में निकाल सकते राइट, हैं। किस साथ मैंने डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया है वो मालूम पड़ेगा, कितने बजे एक्सेस किया है, कब उसने मॉडिफाई किया, लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ, यहाँ तक आप ट्रैकिंग कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है,
मान लीजिए इसको बैलेंस शीट में डाल देते हैं। अपने वर्क का स्टेटस भी डिफाइन कर सकते हैं, काम कंप्लीट हो गया, अंडर प्रोसेस है, डिस्पैच है, जो भी आप करना चाहें। डॉक्यूमेंट, ये रेफरेंस नंबर बेसिकली डॉक्यूमेंट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट हो रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग। किस ईयर से रिलेटेड है, किस डेट में क्रिएट हुआ डॉक्यूमेंट, क्या टारगेट डेट है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की। इसमें हमारे पास क्लाइंट से जो फाइल्स आ रहे हैं वो भी ऐसे सारे चेक करने पड़ेंगे। नहीं, नॉट नेसेसरी, आपकी चॉइस है, आप करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो, डिपेंड करता है जिस यूजर को आप दे रहे हो उसकी डॉक्यूमेंट कहाँ पर सब। आपने वहां से ले लिया इस वजह से। इसमें डॉक्यूमेंट की वर्जनिंग भी मेंटेन हो सकती है, जितने वर्जन चाहे उतने वर्जन आप मेंटेन कर सकते हो डॉक्यूमेंट के साथ। साइमल्टेनियसली यदि मान ली कभी कोई गलती से गलत डॉक्यूमेंट, पुराना डॉक्यूमेंट गलत डिलीट हो गया या फिर उसमें कोई गलत मॉडिफिकेशन हो गए तो पुराने डॉक्यूमेंट को रिट्रीव भी कर सकते हो। मैंने उतना देखा नहीं, अराउंड 20% तक तो मैंने स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है, उसके बाद दिखना बंद हो जाता है। और बोले कि बाकी एम्प्लॉइज के पास में ये दिस पीसी का ऑप्शन नहीं है, नहीं आएगा, मैंने अपने लिए राइट लेकर रखा हुआ है। और किसी के नहीं आएगा कि नहीं नहीं, नहीं आएगा, उसको फोर्सफुली इसमें ही सेव करना पड़ेगा। रिप्लेस हो गया अपना। हाँ, मैंने कर दिया उसको। अब बेसिकली फाइल को मुझे अपलोड करना पड़ेगा। सिंस अभी मैं वेब वर्जन ओपन कर रहा हूँ तो मेरी पुरानी जो फाइल है ना वो डिलीट नहीं हो रही है। अदरवाइज डेस्कटॉप वर्जन, जब इसको ऑफिस हम लोग जो एक ऐप है, जैसे आप इसमें अपलोड करेंगे तो पुरानी वाली जो डेस्कटॉप वाली फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। ये मैं ब्राउजर से एक्सेस किया हुआ हूँ, ब्राउजर का भी राइट मैंने हर किसी को नहीं देकर रखा हुआ है। ब्राउजर एक्सेस करने के लिए मुझे ऑफिस को सर्वर को एक्सेस करने दरकार नहीं, तो ऑफिस में लिमिटेड बंदे हैं जिनके पास ब्राउजर एक्सेस है, और अदरवाइज सबको ऐप पे थोड़ी एक्सेस करना है। ठीक है, डॉक टाइप आप अलाउ किया होगा एक्सेल ही था ना शायद, एक्सेल। वर्ड थी वो सारी, वर्ड फाइल। वर्ड अलाउ करिए, वर्ड फाइल क्रिएट करना। हाँ राइट। ये फाइल क्रिएट हो गई। हाँ, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, बैकअप भी मेंटेन कर सकते हैं। विंडो क्लाइंट वाइज पूरे क्लाइंट का पूरा फोल्डर डाउनलोड हो सकता है, ईयर वाइज फोल्डर डाउनलोड हो सकता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, एनीथिंग। अब जब कभी काम करना, डॉक्यूमेंट को चेकआउट किया, चेकआउट करके काम करना होगा। इसका डॉक्यूमेंट का एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट हो गया, वी कैन वर्क एंड सेव अगेन। ये डॉक्यूमेंट मेरा चेकआउट कर लिया है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ सिस्टम के लिए। काम लोकल हो जाता है, इसका हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं, कहीं कुछ नहीं। और अब इस डॉक्यूमेंट को दोबारा कोई आदमी चेकआउट नहीं कर सकता, जैसे चेकआउट करने जाएंगे तो बोलेगा इस डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है। देखिए, अच्छा, कोलैबोरेटिव वर्किंग नहीं है, कोलैबोरेटिव वर्किंग नहीं है, इसे इंडिविजुअल, जस्ट लाइक वर्ड एंड एक्सेल का मैनेजमेंट सिस्टम्स है। इसमें वर्जनिंग के अंदर में पीडीएफ, एक्सेल,
जिप फोल्डर्स, एक्सेल, मतलब वर्ड, पीडीएफ, जिप, सभी कुछ हो सकते हैं, फोटो वोटो सब सेव हो सकती है। कहाँ से पढ़ेंगे सवाल है कि ये मेरे लोकल सर्वर में सेव हो रहा है। कौन सिस्टम हाँ, सिस्टम ऑन है। ऑफ नाम नहीं सिस्टम ऑफ नाम नहीं वो तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऑफिस का सर्वर से कनेक्टेड है। यदि मेरा क्लाउड पे है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं कि केटो में भी डेटा रखा होता है नहीं, केडॉक में नहीं, मेरे लोकल सिस्टम में है। वो हर समय जिस समय मुझे काम करना उस समय ऑन होना चाहिए। कैडॉक करने में जो मुझे अच्छा फीचर लगता है, डॉक्यूमेंट रिप्लेसमेंट, डॉक्यूमेंट का कंट्रोल हो जा रहा है। अनवांटेड डॉक्यूमेंट को यूज नहीं कर सकता। इवन दो इसमें प्रिंट का भी रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। कोई भी आदमी स्टाफ को दिया बोलते प्रिंट नहीं कर रहे, ईमेल नहीं कर सके, तो वो भी रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर में। डॉक्यूमेंट का प्रिंट नहीं ले सकता है, ईमेल नहीं कर सकता है। सिक्योरिटी यू कैन शेयर, छोटा छोटा सिक्योरिटी है कुछ। प्लस अपने डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। मान ली कोई अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कॉपी करके यूज करना है मल्टीपल टाइम्स, उसका एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया, वो टेम्पलेट को आप कभी भी किसी दूसरे काम में यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट के ऑप्शंस वगैरह हैं इसके अंदर में काफी कुछ। आप खुद भी अपना बना सकते हैं, कोई भी चीज के टेम्पलेट्स वगैरह बनाना हो तो। एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिक्योरिटी फीचर्स जो अपने को चाहिए, मतलब अभी लग रहा है अपने को थोड़ा कॉस्ट वाइज, या हो सकता है आगे और कॉस्ट थोड़ा कम रिड्यूस हो दूसरे सॉफ्टवेयर का, बिकॉज लेकिन अपने को ये फ्यूचर डाउन द लाइन अपने को करना पड़ेगा। जिस हिसाब से चाहे लिस्टेड कंपनीज में जो भी अभी तो कंपलसरी होता जा रहा है, हाँ, तो कि आपको कैसे देखिए वन ड्राइव का मैं भी यूज कर रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है वन ड्राइव में, आप किसी को एक्सेस दिया, उसने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना स्टार्ट किया, तो आपके पास कोई भी ट्रिगर नहीं आ रहा है कि कोई भी एक्स एम्प्लॉय या एम्प्लॉय जो जाने वाला है वो आपका सिस्टम का डाटा लेके जा रहा है। हाँ वो इसीलिए कोई प्रॉब्लम ना, अगर वो सेव नहीं करने दे रहा तो इट्स अ वेरी गुड टूल। नहीं तो वन ड्राइव हाँ, वन ड्राइव इज ओके, वर्किंग कंडीशन के ओके है। वन ड्राइव भी अच्छी है, गूगल ड्राइव भी अच्छी है, जो आप जैसे जिसमें जो कंफर्टेबल है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन। So with interest of time, we'll have one more small demo of 15-20 minutes. तो ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई लोग ने बताया, अब एक टेक्निकल आदमी बताएगा कि क्या क्या हम बेटर कर सकते हैं। अबे चाहिए था स्पीकर लॉगिन इवन भैया जो बोले कॉस्ट का, मेरे को लगता है कॉस्ट से इम्पोर्टेंट अपन को ये सोचना चाहिए जैसे कॉस्ट बेनिफिट क्या निकलेगा। वो जो 5,000 रुपए वाला एक्सेल का जो संजय जी ने बताया या 7,000 रुपए का बताया, आई थिंक वी कैन एटलीस्ट सेव 10,000 रुपीज अ मंथ मिनिमम। हाँ सर बिल्कुल।